नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कवर करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को कवर करने के दौरान बहुत सारे सब टॉपिक को भी हमने कवर करवाया है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्यों नहीं भाग लिया, मतलब कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्यों नहीं भाग लिया था। आप जानते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसी टाइम पे, जिस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और प्रथम अधिवेशन हो रहा था, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। और उस टाइम पे वाइसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हो रहा था, तो उस टाइम पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कलकत्ता में एक आयोजन हो रहा था, उसी में ये अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, जिस कारण से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। आप जानते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसी में हम देखेंगे कि लॉर्ड डफरिन का उद्यान भोज यानी गार्डन पार्टी, लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दिया था। आप जानते हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। और इसी ने अगले ही वर्ष 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अपने निवास स्थान पे इन्होंने गार्डन पार्टी दिया था, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा कि यही डफरिन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यानी कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था, ठीक है। आगे देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत क्या था। देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा क्या थी। आप जानते हैं कि 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय जनता को यानी जनता को कांग्रेस से दूर रखना और कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना, ठीक है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सभा था, जरूर याद रखिएगा। आगे है ब्रिटिश कमेटी। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी का गठन किया गया था और यह ब्रिटिश कमेटी इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित करता था ब्रिटेन में, जिसके संचालन, इंडिया नामक पत्रिका का संचालन में विलियम डिग्बी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बारे में भी पूरे डिटेल से देखेंगे। फिर हम देखेंगे सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट क्यों पड़ी थी। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में क्यों फूट पड़ी थी? आप जानते हैं कि सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें क्यों फूट पड़ी थी, इसके बारे में भी पूरे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे लखनऊ समझौता क्या था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और आप जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी गर्म दल और नरम दल में, और बाद में जाकर करीब 9 साल के बाद यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः गर्म दल को शामिल कर लिया जाता है कांग्रेस में। इसके बारे में भी पूरी डिटेल से देखेंगे। आगे देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन क्या था। आप जानते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तो होम रूल लीग के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट क्या था और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। कौन सा कमीशन बना था, कब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका क्या कहानी था, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो पूरे फैक्ट को हम पूरी डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक। देखिए, फिर हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और ये कब तक चला था? 1922 ईस्वी तक चला था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिस वजह से गांधी जी के द्वारा इसे 12 फरवरी 1922 को स्थगित करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आगे इसमें पढ़ेंगे हम स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, तो उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा किया गया था। इसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। फिर हम देखेंगे गांधी दास समझौता क्या था। गांधी दास यानी गांधी और सीआर दास के बीच समझौता हुआ था, ये क्या था। फिर हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता क्या था। देखिए, गांधी दास समझौता 1923-24 के आसपास हुआ था और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, याद रखिएगा। देखिए, फिर हम देखेंगे साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। साइमन कमीशन कब बना था? तो याद रखिएगा 1927 में बना था, लेकिन ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई आया था। कहां पहुंचा था साइमन? सबसे पहले साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था और इसका देशव्यापी हड़ताल के साथ इसका स्वागत किया गया था। साइमन कमीशन में आप जानते हैं कि कुल 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, ठीक है, जिस कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल से देखेंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट आप जानते हैं कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बना था। नेहरू रिपोर्ट के लिए जो सर्वदलीय समिति का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में कुल, याद रखिएगा, इसके लिए जो सर्वदलीय समिति बना था उसमें कुल 9 सदस्य थे, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य शामिल थे, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिपुरी संकट, जो कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। और इसी में आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था,
ठीक है, और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट के बारे में पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को हमने पूरी डिटेल से कवर करवाया है आपको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए। देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत नजदीक आपका अगर एग्जाम है, तो आप हमारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। देखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम का स्कार्सिटी है तो आप इसे पीडीएफ के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट लेक्चर है। ठीक है, एक भी आपका कॉन्सेप्ट इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है, जितना अभी हम टॉपिक आपको कवर करवा रहे हैं, इससे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का कितना वेटेज है सारे एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो। अभी देखिए, बिहार दरोगा का हाल फिलहाल में 1799 वैकेंसी आया हुआ है। आज ही का नोटिफिकेशन है। आज आपका डेट कौन सा है? 23 सितंबर 2025 डेट है और आज ही नोटिफिकेशन आया हुआ है आपका 1799 वैकेंसी बिहार दरोगा का। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बिहार सीजीएल का भी वैकेंसी आपके सामने है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में आज ही के डेट में आप जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फिर वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है, और यूपीएसआई का भी 4500 के आसपास वैकेंसी है। फिर दिल्ली कांस्टेबल का वैकेंसी आपके सामने है। यानी ढेर सारा वैकेंसी आपके सामने अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा जी जान लगा के मेहनत करिए और एक सीट अपना पक्का करिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए वीडियो को। चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है प्रथम अधिवेशन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, अभी इस बंबई का वर्तमान नाम क्या हो गया है? मुंबई। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी को डब्ल्यूसी बनर्जी भी बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। कुल प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आप 72 और 78 में कंफ्यूज मत होइएगा। 72 और 78 में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 78 के बारे में आप याद रखिएगा, जब गांधी जी का दांडी मार्च हुआ था। आप जानते हैं कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती, कहां से? साबरमती आश्रम, जो कि कहां पे पड़ता है? साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। यहां से कुल कितने सदस्य के साथ, यानी कितने स्वयंसेवक के साथ? 78 स्वयंसेवक, या इसी को कह सकते हैं सत्याग्रही। 78 सत्याग्रही के साथ कुल 24 दिनों तक, कितने दिनों तक? 24 दिनों तक इन्होंने यात्रा किया था। कितने दिनों कितना किलोमीटर का? तो कहीं कहीं पे आपको 390 किलोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे 384 किलोमीटर। अगर मील की बात करें तो 240 मील की यात्रा करके कहाँ पे पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। दांडी कहाँ पे है आपका? गुजरात में। और दांडी पहुंचकर आप जानते हैं कि समुद्र से नमक बनाए थे और अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किए थे। आप जानते हैं कि अंग्रेज ने नमक पर कर लगा दिया था। ठीक है, और इसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। तो गांधी जी के दांडी मार्च में कुल कितने सत्याग्रही थे? 78 सत्याग्रही थे। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें कितने सदस्य थे? 72 सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके संस्थापक, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम है। आगे हम एओ ह्यूम के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और यही इसके प्रथम महासचिव भी हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और अध्यक्ष में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ऑप्शन आपको देगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो उसमें आपको एओ ह्यूम भी देखने को मिलेगा और व्योमेश चंद्र बनर्जी भी। ठीक है, अक्सर हाँ स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी और संस्थापक हैं एओ ह्यूम। ठीक है, और यही सचिव भी बने थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कहां पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बंबई में हुआ था। ठीक है, ये जगह का नाम भी आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कहां पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बंबई में हुआ था। देखिए, यह पहले पुणे में आयोजित कराया जाना था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, यह पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहां पे पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इस सम्मेलन को बंबई में आयोजित कराया गया। ठीक है, तो पुणे में हैजा, कहीं पे आपको प्लेग भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पे। ठीक है, हैजा या प्लेग फैल जाने के कारण इसे कहां से कहां शिफ्ट कर दिया गया? पुणे से बंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, आगे हम डफरिन के बारे में भी डिटेल से देखेंगे। डफरिन ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था कहा है। ठीक है, कहकर मजाक उड़ाया है। ठीक है, आगे देखिए, कादम्बरी गांगुली, ये
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। कादम्बरी गांगुली यह प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी, ठीक है। तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन हुई थी? कादम्बरी गांगुली हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। आप जानते हैं एनी बेसेंट बनी थी। अगर भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू बनी थी, और भारतीय मूल की महिला की बात करें तो नलिनी सेन गुप्ता बनी थी, ठीक है। आगे हम सबके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल अगर बात करें तो इसका कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी तक, ठीक है। और इसी के समय में हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात इसने बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अब हम एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए, एओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। देखिए, यह भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। एओ ह्यूम जो थे यह भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब? 1885 ईस्वी में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव बने थे। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे, उमेश चंद्र बनर्जी बने थे, ठीक है। इस चीज को आप जरूर याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, एओ ह्यूम शिमला में बस गए थे, ठीक है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, सबसे पहले इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको इंग्लिश में इंडियन नेशनल यूनियन बोलते हैं, की स्थापना किया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, ठीक है। इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ को 1885 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। कब? 1884 ईस्वी में, ठीक है। और अगले ही वर्ष इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, लॉर्ड डफरिन के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में यह भारत का वायसराय हुआ करता था। इसका कार्यकाल वायसराय के पद पर भारत में कब से कब तक रहा था? 1884 से 1888 ईस्वी तक। देखिए, इसी के समय में बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और इसी के समय में हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसके पश्चात बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। इसके समय के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसी के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक कौन उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन उड़ाया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहने वाला था लॉर्ड डफरिन। आगे देखिए, प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्यों नहीं भाग लिया? प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्यों नहीं भाग लिया? ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि इनमें से कौन प्रथम अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी मिलेगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। क्यों नहीं लिए थे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप देख लीजिए। सबसे पहले आप जानिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय राजनीति का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। तो क्वेश्चन तो बनता ही है यहां से, ठीक है। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, जो कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर से शुरू हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, जो कि बंबई में आयोजित हुई थी। होने वाला था कहां पे? पुणे में। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसका स्थान बदल के कहां कर दिया गया? बंबई। और बंबई के कहां पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। तो पुणे से बंबई शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, हैजा या प्लेग फैल जाने के कारण। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय वे एक राजनीतिक सभा, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या नाम था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे थे, जो दिसंबर 1883 और 1885 में कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। तो इस सभा का ये क्या कर रहे थे? आयोजन कर रहे थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है। तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये भी बात आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, 1883 और 1885 ईस्वी में उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। आप जानते हैं कि जिस समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हो रहा था, उसी टाइम पे, उसी के पैरेलली में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हो रहा था, जिसमें ये अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। जब एओ ह्यूम और अन्य नेताओं ने कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाया, उसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सम्मेलन चल रहा था। यही कारण रहा कि वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो क्यों नहीं हो पाए थे, आप समझ ही गए होंगे कि उसी टाइम पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन हो रहा था कलकत्ता में। कब? 1885 ईस्वी में ही,
जिस कारण से, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही कर रहे थे, जिस कारण से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, इनका उन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं था। ठीक है, कारण था कि ये व्यस्त थे उस टाइम पे। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय राजनीति का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, यानी भारतीय संघ की स्थापना की थी। आगे देखिए, जब ये 1885 ईस्वी में भाग नहीं ले पाए थे, ठीक है, प्रथम अधिवेशन में, तो अगले ही वर्ष यानी 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, आप जानते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो जब 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके जितने भी सहयोगी थे, सभी ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना स्वीकार किया था। ठीक है, तो 1885 ईस्वी में अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं पहुंच पाए थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, तो अगले ही वर्ष 1886 ईस्वी में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके जितने भी सहयोगी थे, सभी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना स्वीकार किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला है आपके सामने 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। ये दूसरा अधिवेशन था। इससे पहले हम लोग प्रथम अधिवेशन देखे थे। फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, आप जानते हैं कि ये बंबई में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग के 5 अधिवेशन के बारे में आप जरूर याद रखिए। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार, कितने बार, कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चयनित हुए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब, याद रखिएगा। एक बार बने थे 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं। फिर 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में बने थे, और फिर 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। ठीक है, तो 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो द्वितीय अधिवेशन था, इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी, 33 थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज, जिसको गार्डन पार्टी बोलते हैं, दिया गया था। यही डफरिन मजाक उड़ाया था, और बाद में अगले ही वर्ष आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो 1885 नहीं, 1886 ईस्वी में आप जानते हैं कि लॉर्ड डफरिन, जो उस टाइम पे वायसराय हुआ करता था भारत का, ठीक है, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उनको उद्यान भोज यानी गार्डन पार्टी दिया था। ठीक है, इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके साथी, आप जानते हैं कि 1885 ईस्वी का जो पहला अधिवेशन था, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके साथी भाग नहीं ले पाए थे। कारण ये था कि उसी टाइम पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन हो रहा था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। ठीक है, जिस कारण से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। अगले ही वर्ष 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, द्वितीय अधिवेशन में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके साथी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना स्वीकार कर दिए थे। ठीक है, चलिए अब हम डफरिन का उद्यान भोज, जिसको गार्डन पार्टी बोलते हैं, क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं और रहस्य जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि समझिए। देखिए, लॉर्ड डफरिन यह 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। तब अंग्रेज शासकों में यह शंका फैल गई थी कि यह संगठन आगे चलकर उनके शासन के लिए खतरा बन सकता है, और आगे चलकर यह खतरा बना भी। देखिए, डफरिन का उद्यान भोज क्या था, यानी गार्डन पार्टी। देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के कुछ ही दिनों बाद लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में अपने सरकारी निवास के बगीचे में एक भव्य उद्यान भोज का आयोजन किया। इस भोज को अंग्रेजी में गार्डन पार्टी कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, डफरिन का उद्यान भोज यानी गार्डन पार्टी का उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस की गतिविधियों और भावनाओं को समझना, भारतीय नेताओं को अपने पक्ष में करना, और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। यह दिखाना कि कांग्रेस केवल निष्ठावान और वफादार भारतीयों का संगठन है, ना कि विद्रोही का। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य थे डफरिन का गार्डन पार्टी देने का। देखिए, इसका महत्व क्या निकला। देखिए, यह भोज एक तरह से अंग्रेजों की राजनीतिक रणनीति थी। कांग्रेस उस समय अपनी शुरुआती अवस्था में थी, और अंग्रेज उसे सेफ्टी वाल्व यानी जिसको निकास वाल्व भी बोलते हैं की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। देखिए, डफरिन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अंग्रेज की मांग सीमित और वफादार है, और सरकार उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। अब ये सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। देखिए, सेफ्टी वाल्व, जिसको सुरक्षा वाल्व भी बोलते हैं, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत और कांग्रेस का क्या संबंध है। देखिए, सुरक्षा वाल्व
का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए, मशीनों में सेफ्टी वाल्व एक ऐसा उपकरण होता है जिससे दबाव अधिक होने पर भाप या गैस बाहर निकल जाती है। आप देखते होंगे गाड़ी में कि जब भाप बनता है तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसमें सेफ्टी बल्ब लगा रहता है, सेफ्टी वाल्व लगा रहता है जो ज्यादा दाब बनने पर उसे बाहर करता है, ठीक है, जिस कारण से विस्फोट नहीं होता है, विस्फोट से बच पाता है, ठीक है। आप ज्यादातर जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, ट्रक में आप देखिए तो उसमें गैस निकलते रहता है बीच बीच में, ठीक है। देखिए, राजनीति में भी अंग्रेजों ने यही विचार अपनाया। उनका सोचना था कि अगर भारतीयों को अपनी शिकायतें और असंतोष प्रकट करने का एक मंच दे दिया जाए तो वे विद्रोह या क्रांति की ओर नहीं जाएंगे, ठीक है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो कुछ इतिहासकारों जैसे बेलेंटाइन चिरोल और बाद में एलवी नायडू ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम की योजना थी, ठीक है, ये एक योजना के तहत बनाई गई संस्था थी। देखिए, इसका उद्देश्य भारतीयों को शांत रखना और उनकी नाराजगी को सुरक्षित ढंग से बाहर निकालना था, ठीक है। इनकी भारतीयों की नाराजगी के लिए एक मंच तैयार करना था कि जब ज्यादा दबाव बने तो इस मंच के तहत वो अपनी नाराजगी को व्यक्त कर सके, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा वाल्व, ठीक। अब देखिए, भारतीयों का इस पे क्या दृष्टिकोण रहा है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत में भारतीयों का क्या दृष्टिकोण रहा है। देखिए, भारतीय नेताओं ने कांग्रेस को कभी सेफ्टी वाल्व नहीं माना। उनके अनुसार कांग्रेस भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि संगठन है। धीरे धीरे कांग्रेस एक वफादार मंच से बदलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने लगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं। देखिए, तीसरा अधिवेशन, अभी तक हमने 2 अधिवेशन को पढ़ लिया है। फर्स्ट अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो आप जानते हैं बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी ने किया था, ठीक है। सेकेंड अधिवेशन कहां पे हुआ, कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं। थर्ड अधिवेशन कहां पे हुआ है, मद्रास में हुआ है। कब, 1887 ईस्वी में। ईस्वी एकदम कंटिन्यू है, 1885 फिर 1886 फिर 1887। और तृतीय अधिवेशन हुआ था और कहां पे, मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। और याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है। तो अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, और मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो मुस्लिम अध्यक्ष बना था बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और तृतीय अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कितनी हो गई थी, तो याद रखिएगा 81। आप जानते हैं कि द्वितीय कलकत्ता अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 हुआ करती थी, अब यह बढ़कर कितनी हो गई है, 81 हो गई है, ठीक है। चलिए अब हम चौथा अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। देखिए, जॉर्ज यूल यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो प्रथम के बारे में आप जरूर याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूल। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहां पे हुआ था, बंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी बने थे। तो प्रथम के बारे में आप जरूर याद रखिए। सेकेंड हुआ था कहां पे, कलकत्ता में 1886 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। थर्ड हुआ था कहां पे, मद्रास में। थर्ड हुआ था आपका मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और अभी हम लोग फोर्थ पढ़ रहे हैं। फोर्थ कहां पे हुआ है आपका, इलाहाबाद में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, जॉर्ज यूल ने की है। और जॉर्ज यूल या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो 4 है, 4 अधिवेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कितनी हो गई, 221। आप जानते हैं कि सेकेंड में 33 थी, तृतीय में कितनी हो गई थी, 81 बढ़ के तृतीय अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या 81 हो गई, और चतुर्थ में ये बढ़ के कितनी हो गई, 221 हो गई, ठीक है। आप याद रखिएगा कि जो चौथा अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था, तो याद रखिएगा चौथा अधिवेशन में। कब, 1888 ईस्वी में, जो कि कहां पे हुआ था, इलाहाबाद में। देखिए, 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, बनाई, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना, ठीक है। तो ये जरूर सभा आप याद रखिएगा कि संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना, ठीक है। और कब इसका स्थापना हुआ था, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का 1888 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने है 5वां अधिवेशन,
ठीक है, 5वां अधिवेशन है। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? बंबई में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सर विलियम बेडरवन ने किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडरवन ने किया था। और इस अधिवेशन में प्रथम बार महिला ने भाग लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा 1889 का बंबई अधिवेशन में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सर विलियम बेडरवन ने किया था। तो सर विलियम बेडरवन की अध्यक्षता में जो 1889 ईस्वी में बंबई अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में पहली बार महिला ने भाग लिया था। देखिए 1889 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश कमेटी की स्थापना ब्रिटेन में की थी और इसका सचिव विलियम डिग्बी को बनाया था। ठीक है, इस कमेटी की ओर से इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी, जिसका संचालन एवं संपादन भी विलियम डिग्बी का महत्वपूर्ण योगदान था। जिसके संचालन एवं संपादन में विलियम डिग्बी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो ब्रिटिश कमेटी की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1889 ईस्वी में। कहां पे? ब्रिटेन में। और यह कमेटी इंडिया नामक एक पत्रिका प्रकाशित करती थी, जिसका संचालन वहां पे कौन करता था? विलियम डिग्बी करता था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए विलियम डिग्बी कौन था? विलियम डिग्बी कौन था जो इंडिया नामक पत्रिका का जो होता था, निकलता था, प्रकाशित होता था, उसका संपादन करता था? ये विलियम डिग्बी आखिर था कौन? उसका ब्रिटिश कमेटी में क्या भूमिका थी? ब्रिटिश कमेटी की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1889 ईस्वी में। और कहां पे किया था? ब्रिटेन में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कुल तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कब कब? 1886, 1893 और 1906। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए विलियम डिग्बी के बारे में आप जानिए। विलियम डिग्बी एक अंग्रेज पत्रकार और लेखक था। देखिए इन्होंने भारत में अकाल की भयावह स्थिति देखी और उस पर कई किताबें लिखी। देखिए ये भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते थे और अंग्रेजों की नीतियों का आलोचना भी करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विलियम डिग्बी का ब्रिटिश कमेटी में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए 1889 में जब दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश समिति की स्थापना की तो विलियम डिग्बी को इसका सचिव यानी सेक्रेटरी बनाया था। ठीक है, तो ब्रिटिश कमेटी का सेक्रेटरी यानी सचिव कौन था? विलियम डिग्बी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए ब्रिटिश कमेटी में इसकी क्या भूमिका थी? 1889 में जब दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश समिति की स्थापना की थी तो विलियम डिग्बी को इसका सचिव बनाया था। डिग्बी ने ब्रिटेन की संसद, अखबारों और राजनीतिक मंचों पर भारतीय समस्याओं को उठाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए ब्रिटिश समिति की ओर से जो पत्रिका इंडिया प्रकाशित होती थी उसके संचालन और संपादन में विलियम डिग्बी की अहम भूमिका थी। ठीक है, तो इंडिया नामक प्रकाशित होती थी पत्रिका कहां पे? ब्रिटेन में, ब्रिटिश समिति की ओर से। किसकी ओर से? ब्रिटिश समिति की ओर से। और इसके संपादन में विलियम डिग्बी का अहम भूमिका था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब है आपके सामने 1891 का नागपुर अधिवेशन। देखिए इसकी अध्यक्षता टी आनंद चार्लू ने की थी। ठीक है, देखिए इस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस शब्द से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आप पूरा नाम पढ़ते हैं, पहले सिर्फ कांग्रेस था, अब इसके पहले क्या जोड़ा गया? भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। और यह जोड़ने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ने का काम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। आप जानते हैं कि कांग्रेस यूएसए के सांसद को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस किसके सांसद को कहा जाता है? यूएसए के सांसद को कांग्रेस कहा जाता है। और जो 1891 का नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता टी आनंद चार्लू ने किया था, इसी में कांग्रेस सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा था। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कमेटी की स्थापना कहां पे किए थे? ब्रिटेन में। और ये कमेटी इंडिया नामक पत्रिका संपादित करती थी, इंडिया नामक पत्रिका को प्रकाशित करती थी। और जिसके संपादन में किसका अहम रोल था? विलियम डिग्बी का काफी अहम रोल था। इस फैक्ट को जरूर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने है 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन। देखिए इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इन्होंने ही किया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही किया था। कब? 1850 ईस्वी में। और ये कहां पे हुई थी? बंबई में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 1892 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था। ये कहां पे होने वाला था? इंग्लैंड में होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से यह कहां पे संपन्न हो गया था? इलाहाबाद में ही संपन्न हुआ था। ठीक है, तो प्रस्तावित था इंग्लैंड में लेकिन हो गया इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके सामने 1893 का लाहौर अधिवेशन। 1893 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब कब? पहली बार 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। दूसरी बार 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। और तीसरी बार आप जानते हैं कि 1906 ईस्वी में पुनः कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश कमेटी की स्थापना किया था। कहां पे? ब्रिटेन में। और यही ब्रिटिश कमेटी इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित करती थी। कहां पे? ब्रिटेन में। और इस इंडिया नामक जो पत्रिका
साथ ही इसके प्रकाशन में अहम रोल किसका था? विलियम डिग्बी का था। विलियम डिग्बी का काफी अहम रोल था इसमें, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। देखिए 1893 का जो लाहौर अधिवेशन था, इस अधिवेशन में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में करवाए जाने की मांग की गई। अभी तक सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहां पे हो रहा था? इंग्लैंड में ही हो रहा था। कहां पे? इंग्लैंड में। अगर आपको सिविल सेवा का परीक्षा देना होता था उस टाइम पे 1893 ईस्वी के टाइम पे, तो आपको इंग्लैंड जाना होता था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें यह मांग रखी गई कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में ना करा के भारत में ही करवाई जाए, ठीक है, क्योंकि ये काफी खर्चा हो जाता है इंग्लैंड जाने में आने में फिर, ठीक है। तो ये डिमांड किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि 1923 ईस्वी से भारतीय 1923 ईस्वी से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में शुरू हुआ था। कहां पे? भारत में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। देखिए 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 ईस्वी में किया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय सिविल सेवा का जनक, भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का भी जनक इसी को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही, ठीक है। हम जब वायसराय का वीडियो पढ़ेंगे तो इसमें पूरी डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। देखिए 1924 में विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश किसने किया था? 1924 में विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और किस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। देखिए 1923 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में शुरू किया गया। 1923 ईस्वी से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में नियुक्त किया जाने लगा था, ठीक है। इससे पहले आप जानते हैं कि सिर्फ चुना जाता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स सिर्फ चुनते थे, इसके लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा आपको पास नहीं करना होता था सिविल सेवा के लिए, बस चुना जाता था। लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत इसके लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा देना होता था, यानी परीक्षा पास करना होता था। और आप जानते हैं कि इस परीक्षा को पास करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए थे। तो सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने कब पास की थी? 1863 ईस्वी में, ठीक है। तो 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय हुए जिन्होंने सिविल सेवा के लिए जिनको चुना गया था, ठीक है। पहले सिविल सेवा का नाम क्या था? इसे पहले ICS कहा जाता था, भारतीय जनपद सेवा, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, ठीक है। देखिए इस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। आप जानते हैं कि वंदे मातरम वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और वंदे मातरम जो गीत है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये जो गीत है किससे लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है आनंद मठ। तो आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत को लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए वंदे मातरम यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और इसे गाने में कुल 65 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। किसे गाने में? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता दिनसा ई बाचा ने किया था। देखिए ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। देखिए स्टूडेंट याद करके बस ये चले जाते हैं कि 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो बस एक ही अधिवेशन के बारे में याद रखते हैं कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। लेकिन अगर भाग लेने की बात आए, महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दिनसा ई बाचा ने किया था, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, भाग लिया था। तो भाग लिया था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है।
और किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता किए थे? तो याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ पे पड़ता है आप जानते हैं? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। तो बेलगांव अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और पहली और अंतिम ही था क्योंकि इन्होंने केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने 1905 का बनारस अधिवेशन। आप जानते हैं कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। बंगाल विभाजन पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बंगाल का विभाजन से संबंधित पूरे फैक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया था। किस अधिवेशन में? 1905 का बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया। आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। देखिए इस अधिवेशन में, यानी बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, इस अधिवेशन में सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम चर्चा हुई थी, और 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया था। तो सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1905 के बनारस अधिवेशन में, लेकिन इसे पारित कब किया गया था? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। और 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, 1886, 1893 और 1906, ठीक है। 1886 और 1906 में कलकत्ता में किए थे, और 1893 ईस्वी में लाहौर में किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और कब हुआ था? 9 मई 1866 ईस्वी को रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। देखिए 1905 ईस्वी में इन्होंने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। 1905 ईस्वी में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। देखिए यह समभाव एवं मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे, ठीक है। देखिए ये साध्य एवं साधना दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इन्हीं कारणों से, इनकी यही जो विशेषता थी, इसी कारणों से महात्मा गांधी इनसे प्रभावित होकर इनके राजनीतिक शिष्य बन गए, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अगला अधिवेशन है आपके सामने 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए इस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का नारा दिया था। तो स्वराज का नारा देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और किस अधिवेशन में दिए थे? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसे पारित भी किए थे, ठीक है। इस पे चर्चा हुई थी। आप जानते हैं कि 1905 के बनारस अधिवेशन में सेल्फ रूल पर चर्चा हुई थी, सेल्फ रूल पर चर्चा हुई थी, लेकिन 1906 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें इसे पारित कर दिया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब? 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, और 1906 ईस्वी में फिर कलकत्ता में, यानी 2 बार कलकत्ता में और 1 बार लाहौर में। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप याद रखिएगा, इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी या वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश कमेटी की स्थापना किए थे। ब्रिटिश कमेटी की स्थापना कहाँ पे किए थे? ब्रिटेन में। और ये ब्रिटिश कमेटी जो था ये इंडिया नामक एक पत्रिका प्रकाशित करता था ब्रिटेन में, और जिसके संपादन में विलियम डिग्बी का काफी योगदान था, ठीक है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे फैक्ट बनते हैं। देखिए इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई। यहाँ तो आ गई थी विभाजन की नौबत, यहाँ तो संभल गई, लेकिन अगले ही वर्ष 1907 ईस्वी में आप पढ़िएगा कि कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, यानी विभाजन हो गया था, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गई, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे ही देख लेते हैं। देखिए कांग्रेस ने सेल्फ रूल, 1906 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा किया था, और 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। आप जानते हैं कि इसी टाइम पे बंगाल का विभाजन
हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन आप जानते हैं 1905 में हुआ था। इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को पूरे डिटेल से देख लीजिए। फिर आपको 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये स्वराज जो ये प्रस्ताव है ये पारित हुआ था, इसमें क्या क्या हुए थे, इस सब के बारे में आपको फैक्ट वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए, अब हम दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने 3 बार 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। देखिए, इन्हें लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध नेता कहते हैं, ठीक है। इन्हें लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। देखिए, 1892 ईस्वी में, कब 1892 ईस्वी में ये पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल की ओर से फिंसवड़ी, कहां से, फिंसवड़ी से ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए थे? दादा भाई नौरोजी हुए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। और उदारवादी दल से, किस दल से चुने गए थे ये भी आप याद रखिएगा, उदारवादी दल से। और कहां से? तो फिंसवड़ी से। कहां से? फिंसवड़ी से। और कब? 1892 ईस्वी में। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। एलिफिंस्टन कॉलेज में जो कि बंबई में पड़ता है, वहां पे गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर होने वाले ये पहले भारतीय बने थे, ठीक है। और यही पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल की ओर से फिंसवड़ी से ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए, इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपताड़ की शुरुआत की थी। और कब की थी? याद रखिएगा, 1851 ईस्वी में, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का एक गुजराती पत्रिका निकलता था जिसका नाम था राष्ट्रगोपताड़, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीबाई चिंतामणि ने इनके बारे में कहा है कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था, ठीक है। ये किनका कथन था? सीबाई चिंतामणि का कथन था। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके बारे में कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले, आप जानते हैं कि इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले, आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरोजी के बारे में कहते हैं कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है, ठीक है। वो दादा भाई में है। तो यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। ये किनका कथन था? गोपाल कृष्ण गोखले का था, ठीक है। किनके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो याद रखिएगा। चलिए, अगला अधिवेशन है आपके सामने 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। देखिए, रास बिहारी घोष और बोस दोनों में अंतर है, ठीक है। तो रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, यह 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जब आप फॉरवर्ड ब्लॉक पढ़िएगा तो वहां पे आपको रास बिहारी बोस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, घोष एग्जाम में दोनों पूछता है, रास बिहारी बोस भी दे देगा ऑप्शन में और घोष भी, ठीक है। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, ठीक है, ना कि बोस ने, ठीक है। देखिए, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। तो कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन में। देखिए, ये विभाजन क्या था, थोड़ा देख लीजिए। देखिए, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, ये 23वां वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है। कभी कभी ये नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से नंबर का ये वार्षिक अधिवेशन है, ठीक है। तो 23वां नंबर का वार्षिक अधिवेशन था 1907 का सूरत अधिवेशन। देखिए, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। यानी गरम दल, जिसको आप ऐसे समझिए, गरम दल एवं नरम दल, इन दोनों में विभाजन हो गया था। किस पद को लेके? अध्यक्ष पद को लेके, ठीक है। याद रखिएगा, गरम दल को ही बोलते हैं उग्रवादी और नरम दल को बोलते हैं उदारवादी। नरम दल को बोला जाता है उदारवादी दल, ठीक है, और गरम दल को बोला जाता है उग्रवादी दल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गरम दल और नरम दल में जो विभाजन हुआ था कांग्रेस के, किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और ये 23वां वार्षिक अधिवेशन था। देखिए, उग्रपंथी यानी जो गरम दल के नेता थे, ये लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी दल के जो नेता थे, ये रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे, ठीक है। रास बिहारी घोष इसमें अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे, जो कि याद रखिएगा, ये उदारवादी दल के नेता थे, उदारवादी दल के नेता थे, ठीक है। उग्रपंथी दल यहां से बाहर हो जाता है। और आप जानते हैं कि 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है, जिसमें पुनः गरम दल और नरम दल एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। आगे देखिए, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। देखिए, इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन, आप जानते हैं कि यह भारत का राष्ट्रगान है।
आप याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, इसके संगीत में धुन बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है, जो कि आईएनए के सिपाही हैं। देखिए, राष्ट्रगान को भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान जनगण मन को भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और अगर राष्ट्रीय गीत की बात आए, राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका वंदे मातरम है। वंदे मातरम है, जिसे गाने में 65 सेकंड का टाइम लगता है। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है कि राष्ट्रीय गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। और इसके रचयिता, जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और ये बंगला में रचना है। जनगण मन जो है ये बंगला में है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगान जनगण मन को भारतीय संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। देखिए, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। और इसका जो संक्षिप्त अवधि है, इसे गाने का जो संक्षिप्त अवधि है, जिसमें प्रथम लाइन और अंतिम लाइन गाया जाता है, संक्षिप्त अवधि है आपका 20 सेकंड। कितना का है? आपका 20 सेकंड का है। देखिए, अगला अधिवेशन हम लोग देखने से पहले इसके बारे में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन और इधर 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, दोनों जरूर याद रखिएगा। एक में राष्ट्रगीत को गाया गया था और दूसरे में राष्ट्रगान को। ठीक है, 1896 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें राष्ट्रगीत को गाया गया था, वंदे मातरम को। और 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ठीक है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला अधिवेशन आपके सामने 1912 का बांकीपुरा अधिवेशन, जो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं या बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1912 का बांकीपुरा अधिवेशन, देखिए यह 27वां अधिवेशन था। ठीक है, यह 27वां वार्षिक अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। कौन किया था? आर.एन. माधोलकर ने किया था। याद रखिएगा कि इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। जो 1912 ईस्वी का बांकीपुरा अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में होने वाला ये अधिवेशन था। अब देखिए, ए.ओ. ह्यूम के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में किया था, जो कि आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत बना। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और ए.ओ. ह्यूम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी किया था। देखिए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। देखिए, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। देखिए, ये शिमला में बस गए थे। इनके बारे में हम पूरा फैक्ट पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने है 1915 का बंबई अधिवेशन। देखिए, इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। 1915 का जो बंबई अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। देखिए, इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। देखिए, इस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के बीच समझौता हो गया था। कौन से अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आप जानते हैं कि फूट कब पड़ा था? 1907 का सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में फूट पड़ा था 1907 का सूरत अधिवेशन में। और अब जाके करीब 9 साल के बाद, कितने साल के बाद? 9 साल के बाद पुनः इस अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के बीच समझौता हो गया। देखिए, लखनऊ पैक्ट किसको कहते हैं? देखिए, इसी में नरम दल और गरम दल के बीच भी समझौता हुआ और इसी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। यानी 2 समझौता हुआ है। 1916 में 2 समझौता हुआ, नरम दल और गरम दल में और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम पूरे फैक्ट जानेंगे अभी आगे। देखिए, सबसे पहले 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता आप जरूर याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। देखिए, यह अधिवेशन 2 दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पहला कि इसमें उग्रवादी, जिसको आप लोग गरम दल भी बोलते हैं, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 का कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें उग्रवादी दल और उदारवादी दल के बीच अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन हो गया था। तो यह पुनः फिर 1916 ईस्वी में, 1907 से 1916 यानी करीब 9 वर्ष के पश्चात, यानी 9 वर्ष के बाद पुनः उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल किया गया। देखिए, इस पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक की महती भूमिका थी। तो कांग्रेस के, याद रखिएगा, उग्रवादी दल और उदारवादी दल के मिलन में किनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है? तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट और तिलक का। ठीक है, इन दोनों को मिलाने में एनी बेसेंट एवं तिलक का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। द्वितीय देखिए,
द्वितीय किस लिए इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो ये समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन तक ही ये दोनों साथ रहे थे और बाद में ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, यानी आप याद रखिएगा कि वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्रों में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। याद रखिएगा कि इस समझौता को सामान्यतया लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक का जो काल रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रत्य का काल था, यानी मित्रता का काल था। कब से कब तक का? 1916 से 1922 ईस्वी तक का जो काल है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रत्य यानी मित्रता का काल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का ही नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नारा कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक दिए थे। और किस अधिवेशन के दौरान? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। देखिए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला या प्रथम विदेशी अध्यक्ष बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला या प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 3 महिला अध्यक्ष हुए हैं। कुल 3 महिला अध्यक्ष बनी हैं और तीनों प्रथम ही हैं। याद रखिएगा कौन कौन। अब देखिए, सबसे पहले याद रखिए 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष बनी है। ठीक है, प्रथम विदेशी अध्यक्ष। याद रखिएगा, महिला भी हैं और विदेशी भी हैं। ठीक है, 1925। इसके बाद देखिए, इसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप 8 वर्ष का गैप रखिएगा। 8 वर्ष बाद पुनः 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। और यह भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे, प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा। अगर सिर्फ पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट होगी। प्रथम महिला, ये प्रथम महिला हुई। या प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट होगी। प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू होगी। और फिर 1925 के बाद पुनः 8 साल बाद 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। यह भारतीय मूल की थी, या भारतीय मूल की पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो तीनों महिला के बारे में आप याद रखिएगा, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन बने थे? एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 8 साल के बाद 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और यह प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। पुनः 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। यह भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारतीय मूल की। ठीक है, तीनों में अंतर है, आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जो एनी बेसेंट थी, यह आयरलैंड की महिला थी। अब हम थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए, एनी बेसेंट के बारे में आप याद रखिएगा कि यह आयरलैंड की महिला थी। ये वर्ष 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान कब से कब तक रही हैं? 1907 से 1933 ईस्वी तक रही हैं। देखिए, इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया था और वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन भी किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, आप थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में आप जानते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय, भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे बना था? चेन्नई में। और भारत में इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ठीक है, और मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की को। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। इसका भारत में मुख्यालय चेन्नई में है और भारत में इसकी स्थापना ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा सा होम रूल लीग आंदोलन के बारे में देखिए। आप जानते हैं कि होम रूल की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और तिलक ने किया था, दोनों ने किया था। ठीक,
तो चलिए अब हम 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट आप जानिए। देखिए अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, अपनी अपनी, ठीक है, अलग अलग है अप्रैल, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है। अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने और सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना किया था। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हैं कि यह आयरलैंड की महिला थी, ठीक है, और आप जानते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। तो दोनों पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, देखिए न्यू इंडिया और यंग इंडिया में अंतर है। यंग इंडिया के संस्थापक कौन है, या यंग इंडिया नामक पत्रिका कौन निकालते थे, तो महात्मा गांधी निकालते थे। और न्यू इंडिया आप याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा प्रचार के लिए उपयोग में लाया गया था होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। देखिए मराठा एवं केसरी से संबंधित याद रखिएगा कि मराठा नाम है, लेकिन ये पत्रिका इंग्लिश में छपता था, ठीक है, और केसरी मराठी में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे, ठीक है। तिलक द्वारा जो होम रूल लीग बनाया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग थी, इसका सचिव था जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। चलिए आगे देखिए 1918 का दिल्ली अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। देखिए इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया था। देखिए मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, और यह BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 1919 से 1939 ईस्वी तक कुलपति भी रहे थे, ठीक है। आगे देखिए 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बीच बीच में विशेष अधिवेशन भी हुआ है। देखिए 1918 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, कब, 1918 का बंबई अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने किया था। देखिए इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 का बंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने किया था, इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। इस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग भी की गई थी। आगे देखिए 1919 का अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हुआ करते थे। तो 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। देखिए इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग नरसंहार की निंदा की गई और साथ ही इसका विरोध किया गया। अभी हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में या नरसंहार के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। देखिए कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अंतिम रूप से भाग लिए थे। तो बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो याद रखिएगा 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगले ही वर्ष 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का जो प्रथम दिन था, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए अब हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले आप रॉलेट एक्ट के बारे में जानिए। देखिए भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था, ठीक है। तो 1917 में न्यायाधीश सिडनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलना, उसके लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना या प्रभावी योजना तैयार करना। देखिए इसके सुझाव पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। देखिए इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील याद रखिएगा, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट कानून को याद रखिएगा कि बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है, ठीक है। और इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार को इतना पावर था कि जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, ठीक है। और जिस कारण से इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। देखिए यह कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में पारित हुआ था। उस टाइम पे वायसराय कौन हुआ करता था, याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करता था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 ईस्वी में प्रारंभ सत्याग्रह था।
अभी तक गांधी जी जो आंदोलन कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, ये एक क्षेत्रीय लेवल का था, लेकिन अखिल भारतीय लेवल पर यानी पूरे भारत के लेवल पर यह गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में पहला सत्याग्रह। ठीक है, देखिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला होम रूल लीग का, दूसरा उस टाइम पे खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और तीसरा सत्याग्रह सभा के रूप में। देखिए पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, आप इतना मत याद रखिए, जनरल डायर याद रखिए, ठीक है, जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर याद रखिएगा गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी थी। बाद में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बैठा था, जिसमें हंटर कमीशन ने सिर्फ 379 लोगों की ही हत्या का प्रमाण दिया था कि इसमें सिर्फ 379 लोग ही मरे थे, लेकिन यहाँ पे 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। किसके कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के कारण। ठीक है, देखिए शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में CH सीतलवार, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। तो ये भी याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जांच कमीशन बना था? हंटर कमीशन बना था। और इसमें कौन कौन से भारतीय सदस्य थे? CH सीतलवार थे, पंडित जगत नारायण थे और सुल्तान अहमद खान थे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को त्याग कर दिया, यानी लौटा दिया, और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, देखिए हंटर कमीशन ने वर्ष 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। इसमें कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। बताइए कितना अंग्रेजों का एक शर्मसार करने वाली घटना थी। और इससे भी सबसे ज्यादा गिरा हुआ हंटर कमीशन था, जिसमें जितने भी सदस्य थे, इन्होंने जब रिपोर्ट तैयार किए तो उसमें सरकार को दोषी नहीं बताया। ठीक है, और कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। बताइए आगे देखिए, जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों में ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। देखिए जनरल डायर जो कि गोली चलाने का आदेश दिया था, इस अपराध के लिए भारत में उसका विरोध होने लग गया था। इस अपराध के लिए उसे नौकरी से तो तत्काल हटाया गया, किंतु जब वो ब्रिटेन गया तो ब्रितानी अखबार उसको छापता है कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है, और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। बताइए सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। ठीक है, मान की तलवार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये दो तरफा खेल खेल रहा था अंग्रेज। यहाँ तो उसे दिखाया भारतीय जनता को कि देखिए हम इसे नौकरी से हटा रहे हैं, लेकिन वहां पे सम्मानों का बौछार कर रहा था ब्रिटेन में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह, कौन? उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, ये भारत के वीर थे। ठीक है, जो मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी थे। ठीक है, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग का नरसंहार का बदला लेने के लिए यह कहां पहुंच गए थे? ब्रिटेन पहुंच गए थे। और उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पे पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था? सर माइकल ओ डायर था। ठीक है, ये इसकी हत्या करते हैं लंदन में, और वहां पे इनको गिरफ्तार करके इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। यह भी आप याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बनाया था, जबकि कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, देखिए इस नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक की संज्ञा दी थी। देखिए दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। कौन? दीनबंधु CF एंड्रयूज ने। ठीक है, दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। देखिए दीनबंधु CF एंड्रयूज कौन थे? देखिए ये अंग्रेज मिशनरी एवं महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। ये महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, घनिष्ठ मित्र थे। कौन? CF एंड्रयूज। देखिए इनकी भारतीयों के प्रति करुणा और सेवा भावना के कारण इन्हें भारतीयों ने दीनबंधु यानी गरीबों का मित्र की उपाधि दिया था। ठीक है, दीनबंधु का मतलब होता है गरीबों का मित्र।
गरीबों का मित्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु के नाम से किनको जाना जाता है? CF एंड्रयूज को जाना जाता है। 1920 का नागपुर अधिवेशन देखते हैं। देखिए 1920 का नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता CB राघवाचार्य ने किया था। देखिए इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और ये कब तक चला था? 1922 ईस्वी तक चला था। चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। आगे हम असहयोग आंदोलन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। देखिए इसी में हुआ था विशेष अधिवेशन, 1920 का विशेष अधिवेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। देखिए इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसमें स्वीकार किया गया था? इसके लिए एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अब देखिए असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था, ठीक है। आप जानते हैं कि CR दास ने जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, लेकिन यही CR दास ने इसका विरोध किए थे। देखिए दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया और साथ ही नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने प्रस्तावित किया था। आगे देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया और ये डेट याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया और इसी डेट पे यानी 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को ही हो गई थी, ठीक है। देखिए पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। देखिए इनमें से जितने भी थे लगभग वकील थे, ठीक है, ये सभी न्यायालय का बहिष्कार करके कहां कूद गए थे? आंदोलन में कूद पड़े थे, ठीक है। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन में नारा क्या था? कि 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज चाहिए, ठीक है। आगे देखिए इसके साथ ही सरकारी उपाधि, सरकारी न्यायालयों, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना बनाई गई, ठीक है। आप याद रखिएगा कि इसमें जो आंदोलन ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया गया था और साथ ही सरकारी उपाधि, सरकारी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, न्यायालय और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी शामिल था इसमें। देखिए असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। तो अखिल स्तर पर, अखिल भारत के स्तर पे ये पहली आंदोलन हुई थी। इससे पहले आंदोलन हो रही थी लेकिन वो सभी क्षेत्रीय लेवल का आंदोलन था। तो पूरे भारत में जो सबसे पहले लोगों या जनता को इकट्ठा किया था तो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अब कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि यह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आप जानते हैं कि डफरिन के द्वारा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यही डफरिन उस टाइम पे भारत का वायसराय हुआ करता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यानी कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि कहा था, ठीक है। लेकिन जब असहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता में अब यह कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि यह जो संस्था है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, ठीक है। आगे देखिए जिस समय गांधी जी भारत आए, यानी गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। देखिए जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसका ये परिणाम नहीं देख पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है, ठीक है। किसी बुक में आपको 5 फरवरी 1922 भी लिखा हुआ मिलेगा, आप याद रखिएगा। देखिए इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। देखिए चौरी चौरा कांड से नाराज होकर महात्मा गांधी ने
ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप जानते हैं 1 अगस्त 1920 को हुई थी और चौरी चौरा कांड होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखिए 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 5 याद रखिएगा कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, जब ये घटना हुई थी उस समय पे गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। और आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इसे बहुत पहले ही प्रारंभ करने की तैयारी हो रही थी। याद रखिएगा। आगे देखिए 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। ठीक है, देखिए इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे थे तो उसी टाइम पे डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर या विदेशी वस्त्रों का विरोध करने पर इसे अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। देखिए आगे असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 ईस्वी में, आप जानते हैं गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 ईस्वी में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 ईस्वी में, जो कि बाद में दिल्ली में शिफ्ट किया गया, स्थापित किया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का ही देन है आपका काशी विद्यापीठ, ठीक है, गुजरात विद्यापीठ और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? आपका दिल्ली में है। आगे देखिए मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से 1939 ईस्वी तक ये इसके कुलपति भी रहे थे। तो BHU की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कब? 1916 ईस्वी में। और इसके कुलपति भी रहे थे 1919 से 1939 ईस्वी तक। चलिए अब आपके सामने है 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। देखिए इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने किया था। देखिए इस अधिवेशन के समय चित्तरंजन दास जेल में थे, इसलिए इनके स्थान पर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खां ने किया था। करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास थे, लेकिन ये जेल में थे उस टाइम पे, इसलिए इनके स्थान पर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखिए 1922 का गया अधिवेशन। 1922 का गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। CR दास ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1922 का गया अधिवेशन कहां पे हुआ था? बिहार में। इससे पहले बिहार में आप जानते हैं कि 1912 बांकीपुरा अधिवेशन हुआ था। बांकीपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। ठीक है, देखिए 1922 का जो गया अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था और इस अधिवेशन के समय स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो 1922 का जो गया अधिवेशन है, इस अधिवेशन के समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्वराज पार्टी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं CR दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू एवं CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए वर्ष 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, देखिए इनका मानना था, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, इनका मानना था कि क्यों ना अगर लड़ाई लड़ना ही है तो क्यों ना पहले विधानमंडल में प्रवेश किया जाए, उसके बाद अंदर से ही लड़ाई लड़ने का विचार इनके मन में आया। देखिए वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई गई। देखिए वर्ष 1922 का जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, इसमें बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, ये जो इनके मन में योजना आई थी कि क्यों ना विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ा जाए, ठीक है, इसका विरोध हो गया था। बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया था गया अधिवेशन में। देखिए इससे नाराज हो गए थे CR दास, जो कि इस कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे ये नाराज हो गए और कांग्रेस की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की।
तो स्वराज पार्टी का जन्म किस प्रकार से हुआ आप समझ गए, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का जन्म या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास ने मिलकर, ठीक है, सीआर दास। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने जनवरी 1923 ईस्वी में एक नई विचारधारा के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया। देखिए, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था, ठीक है। देखिए, सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो सीआर दास, याद रखिएगा कि सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। तो जरूर याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष हुए थे सीआर दास और इसके महासचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, श्रीनिवास आयंगर, ठीक है, ये मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हुए? श्रीनिवास आयंगर, ठीक है। तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। तो स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता कौन थे? एनसी केलकर, श्रीनिवास आयंगर, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। याद रखिएगा कि सबसे पहले विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा कि केंद्रीय विधानमंडल यानी असेंबली का अध्यक्ष चुना गया, यह स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। तो विट्ठल भाई के बारे में जरूर याद रखिएगा आप। देखिए, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का मतलब हुआ देश का मित्र। आप जानते हैं कि सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जानते हैं। सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। सीएफ एंड्रयूज महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। देखिए, देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था, ठीक है। तो अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, सीआर दास थे, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल बड़ों के लिए नहीं, ठीक है। तो ये कथन किनका था? सीआर दास का था। सीआर दास का कथन था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल बड़ों के लिए नहीं। देखिए, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिया गया था। तो इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्माण या इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया था? मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक भी थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। आप जानते हैं कि 1916 ईस्वी में इन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। 1919 से 1939 ईस्वी तक 1919 से 1939 ईस्वी तक ये बीएचयू के कुलपति भी रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना किया था। हिंदू महासभा की स्थापना इन्होंने किया, कौन? मदन मोहन मालवीय ने। और मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित आप याद रखिएगा कि इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किया था, किनके साथ मिलकर? तो याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, प्लस मोतीलाल नेहरू, ठीक है, दोनों मिलके इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया। कब? 1922 ईस्वी में। तो इतना फैक्ट आप जरूर मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला अधिवेशन है आपका 1923 का दिल्ली अधिवेशन। ये भी एक विशेष अधिवेशन था। देखिए, 1923 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। 1923 का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। और याद रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद बने थे। इनकी उम्र उस समय मात्र 35 वर्ष थी। आप याद रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जब ये 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, तो 1940 से 1946 ईस्वी तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इन्होंने 1901 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें ये भाग लिए थे, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था, सर्वप्रथम अगर भाग लेने की बात आए तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा, 1924 का बेलगांव अधिवेशन में। देखिए, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग हो गए, ठीक है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई, ठीक है। देखिए, इस अधिवेशन में गांधी जी एवं चित्तरंजन दास यानी सीआर दास के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो इस जो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, इसकी दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई और इस अधिवेशन में गांधी जी एवं चित्तरंजन दास यानी सीआर दास के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी दास समझौता के नाम से जानते हैं। अब हम गांधी दास समझौता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए गांधी दास समझौता क्या था, जो कि कब हुआ था, 1923 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1924 कर लीजिएगा। देखिए 1920 के दशक में कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन गई थी, यानी दो पार्ट में कांग्रेस बट गया था। एक था प्रो चेंजर्स यानी परिवर्तनवादी, जिसको स्वराज्यवादी दल भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, आदि लोग थे। ठीक है, देखिए ये लोग मानते थे कि विधानसभाओं में जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। इन लोगों का मानना था कि विधानसभा में जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो चेंजर्स मतलब परिवर्तनवादी। अब एक था नो चेंजर्स यानी अपरिवर्तनवादी। इनमें कौन कौन शामिल थे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि नेता शामिल थे इसमें। देखिए ये लोग विधानसभाओं से दूर रहकर जन आंदोलन और रचनात्मक कार्य जैसे खादी, शिक्षा, गांव सुधार आदि करना चाहते थे। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग विचार था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, विरोध करना। ठीक है, एक चाहते थे कि हम विधानसभा में जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करें और एक चाहते थे कि हम विधानसभा से दूर रहकर जन आंदोलन कर करके ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। ठीक है, यह मतभेद कांग्रेस को तोड़ सकता था लेकिन तोड़ा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तोड़ा, इसका वजह क्या था, गांधी दास समझौता था। ठीक है, देखिए गांधी दास समझौता में क्या हुआ था, देखिए 1923 से 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ था। इसकी मुख्य बातें क्या थी, इसमें देखिए याद रखिएगा कि स्वराज्यवादी दल, जिसको हम लोग प्रो चेंजर्स बोलते हैं, स्वराज्यवादी दल विधानसभाओं में जाकर अंदर से विरोध करेगा। इसकी प्रमुख बातें क्या हुई थी गांधी दास समझौता में, इसमें बातें हुई थी कि स्वराज्यवादी दल विधानसभाओं में जाकर अंदर से विरोध करेगा और कांग्रेस संगठन, जिसको नो चेंजर्स बोलते हैं, ये बाहर रहकर आंदोलन और रचनात्मक कार्य करेगा। ठीक है, दोनों धड़े एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, यानी दोनों जो हैं एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे और कांग्रेस के एक ही मंच पर साथ होंगे और कांग्रेस के लिए एक मंच पर साथ रहेंगे। ठीक है, देखिए गांधी दास समझौता का महत्व क्या क्या रहा। देखिए इस समझौते से कांग्रेस टूटने से बच गई, स्वराज्यवादी दल को कांग्रेस का हिस्सा मान्यता मिल गई। देखिए गांधी जी और दास दोनों ने यह दिखाया, रणनीति भले अलग हो सकती है लेकिन लक्ष्य हम लोगों का एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला अधिवेशन आपके सामने 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था, सरोजिनी नायडू ने की थी। और आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगर सिर्फ पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला सिर्फ पूछता तो एनी बेसेंट होता। कौन होता, एनी बेसेंट, जो कि आप जानते हैं कि 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन यहां पे कहा रहा है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन सी महिला थी, भारतीय महिला थी। और एक प्रथम विदेशी महिला या सिर्फ महिला पूछे तो एनी बेसेंट का नाम होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछता कि भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा कि 1933 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, इसमें नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी। यह प्रथम भारतीय मूल की अध्यक्ष थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इस अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया। याद रखिएगा 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया, जिसके रचयिता कौन है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं। देखिए इस अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इस अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा प्यारा सर्वप्रथम गाया गया, जिसके रचयिता कौन है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। आप जानते हैं कि 1896 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें सबसे पहले वंदे मातरम यानी भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था। फिर आप याद रखिएगा कि 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें जनगण मन गाया गया था, जिसके रचयिता कौन है, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला आपके सामने अधिवेशन है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अय्यंगार ने किया था। ठीक है, एस श्रीनिवास अय्यंगार ने किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों को, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देखिए, अब होता है 1927 का मद्रास अधिवेशन। 1927 का मद्रास अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। 1927 का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। देखिए इस अधिवेशन में साइमन आयोग का विरोध किया गया।
इस अधिवेशन में साइमन आयोग का विरोध किया गया। अब हम साइमन आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि साइमन आयोग या साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। साइमन आयोग बना था 1927 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। लेकिन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। साइमन आयोग का गठन अगर पूछे तो 1927 में हुआ था और भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कहां पे आया था? बंबई पहुंचा था सर्वप्रथम। देखिए, अब हम साइमन आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जो कि 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया था। देखिए, आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया था। तो साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? याद रखिएगा, साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिस कारण से इसका भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहा कि इसका बहिष्कार किया था। देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन ये बंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। आगे देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो कि उदारवादी दल के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। याद रखिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया था। ठीक है, आप जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया था और 1927 में जब मद्रास में अधिवेशन हुआ था तो इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा तो उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? जरूर याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को आया। ठीक है, और पहले से ही यहां तैयारी हो चुकी थी कि इसका विरोध किया जाएगा। ठीक है, और विरोध करने का जो तैयारी था, ये मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसी में इसके विरोध का निर्णय ले लिया गया था। ठीक है, जो ही साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा तो उसका स्वागत हुआ था देशव्यापी हड़ताल से। ठीक है, देखिए, कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। ठीक है, लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप जानते कि इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बना था। कब? 1928 ईस्वी में। अब हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए कि साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया था, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में तैयार किया गया था, जिसमें भारत के लिए एक नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। इसे तैयार करने वाले जो सर्वदलीय समिति था, इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित 9 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित आप फैक्ट आप याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट कब बना था? 1928 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके लिए एक सर्वदलीय समिति बना था, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और इसके सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे? 9 लोग शामिल थे। ठीक है, इतना फैक्ट आप नेहरू रिपोर्ट से फिलहाल जरूर याद रखिए। देखिए, याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी इसमें कुछ मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। देखिए, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, याद रखिएगा, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट संगठन था, आप याद रखिएगा। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। ठीक है, कि हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है,
आगे देखिए अगला है आपके सामने 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। देखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने विदेशी विभाग की स्थापना की थी। कौन सी स्थापना की थी? विदेशी विभाग की स्थापना की थी। देखिए नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव इसी में पेश किया गया था। देखिए नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली जो सर्वदलीय समिति बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू चुने गए थे। और सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे? 9 सदस्य शामिल थे, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे। ठीक है, तो 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने विदेशी विभाग की स्थापना की। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव इसी में पेश किया गया और इसे तैयार करने वाली नेहरू रिपोर्ट, आप जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब बना था? 1928 में। ठीक है, इसे तैयार करने वाला जो सर्वदलीय समिति था उसका अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे? 9 सदस्य शामिल थे, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे। ठीक है, आगे देखिए 1928 में विदेशी विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1928 में विदेशी विभाग की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष किनको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी रुचि रखने वाले नेता थे। ठीक है, यही वजह था कि इन्हें विदेशी विभाग का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आगे देखिए मुख्य कार्य, इस विदेशी विभाग का मुख्य कार्य क्या था? कि भारत की आजादी की आवाज को विदेशों तक पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विदेशी विभाग की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। कारण क्या था? कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी रुचि रखते थे। ठीक है, और विदेशी विभाग का मुख्य कार्य था भारत की आजादी की आवाज को विदेशों तक पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना। 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये भी अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। देखिए इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक, देखिए अब हम पूर्ण स्वराज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। देखिए वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। ठीक है, कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो वो 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा जो प्रारंभ किया जाने वाला जन आंदोलन है उसका सामना करे। ठीक है, देखिए निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था ब्रिटिशर्स। ठीक है, जिस कारण से दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। देखिए जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ठीक है, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, एक कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इस अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। ठीक है, हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 का जो घोषित संकल्प है इसमें स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन में कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता तथा अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला अधिवेशन आपके सामने 1931 का कराची अधिवेशन। देखिए इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। देखिए इसमें गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था।
इस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है, यानी गांधी जी का विरोध हुआ था। देखिए इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। इसमें गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। गांधी इरविन समझौता क्या था, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से जानेंगे। देखिए इस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था और इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप इसको देखिए। देखिए इस अधिवेशन में पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। देखिए वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ठीक है। एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए, अब हम गांधी इरविन समझौता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए, आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया, ठीक है। देखिए तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जरूर याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और किनके प्रयत्न से हुआ था, यह भी याद रखिएगा, तेज बहादुर एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से हुआ था, ठीक है। देखिए इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। तो गांधी जी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा देने वाले कौन थे? सरोजिनी नायडू थे, याद रखिएगा। देखिए गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया था। देखिए विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया था। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिली थी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी सिर्फ 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी सिर्फ सेकेंड में भाग लिए थे, ठीक है। गांधी जी सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे, ठीक है। देखिए इस समझौते ने, गांधी इरविन समझौता ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी ना दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था, ठीक है, याद रखिएगा, इसे सांत्वना पुरस्कार माना है, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। देखिए भारतीय मूल की प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता, या भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो 3 महिला बनी थी, कब कब? एक याद रखिएगा, एक 1917 में बनी थी, एक आपका यहाँ से 8 साल के बाद 1925 में, और एक फिर यहाँ से 8 साल के बाद 1933 में। आप जानते हैं कि 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। या याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1933 में बनी थी नलिनी सेन गुप्ता, यह प्रथम भारतीय मूल की महिला थी, प्रथम भारतीय मूल की महिला जो कि अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। चलिए आगे है आपके सामने 1934 का बंबई अधिवेशन। 1934 का बंबई अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया था। कौन सा दल का? कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया था 1934 का बंबई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब हम कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल का गठन 1934 में किया गया था। देखिए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक नया दल बना जिसे कांग्रेस समाजवादी दल यानी CSP कहते हैं। इसके संस्थापक नेता कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पटवर्धन
हर्षवर्धन थे, मीनू मसानी थी, अशोक मेहता थे, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली थे। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या था? देखिए समाजवाद को बढ़ावा देना, जो कांग्रेस समाजवादी दल बना था इसका उद्देश्य था समाजवाद को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, समानता पर आधारित समाज बनाना। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कांग्रेस के भीतर एक मंच रखना। समाजवाद का अर्थ आप समझिए, यहाँ पे आप बार बार समाजवाद समाजवाद देख रहे होंगे। समाजवाद का अर्थ क्या है? देखिए समाजवाद एक ऐसी विचारधारा और व्यवस्था है जिसमें समाज और राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि सबको बराबरी का हक देना, शोषण समाप्त करना और आर्थिक सामाजिक न्याय स्थापित करना। समाजवाद का मूल भाव क्या है? याद रखिएगा, समानता है, यानी समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच और जाति पाति का भेदभाव खत्म करना। सामूहिक हित है, यानी समाज के हर व्यक्ति के कल्याण पर ध्यान देना, ना कि केवल कुछ लोगों के फायदे पर। संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण, यानी समाजवाद का मानना है कि जमीन, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन आदि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ना होकर राज्य या समाज के नियंत्रण में होना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक न्याय, यानी मजदूर, किसान और कमजोर वर्गों को समान अवसर और अधिकार दिलाना। अगर सीधा सीधी बात करें, समाजवाद का अर्थ है कि अगर किसी देश की नीतियां इस तरह हों कि शिक्षा सबको समान मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको बराबर मिले, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब ना हो, तो ऐसी व्यवस्था को ही समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। आप अक्सर हाँ सुनते होंगे नेता लोग का भाषण में कि हम समाजवादी नेता हैं। ठीक है, यानी हम समाजवाद चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो समाजवाद का अर्थ है इसका आप एक बार डिटेल से आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, अगला है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए इस अधिवेशन में समाजवाद को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इस अधिवेशन में समाजवाद को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। और समाजवाद का अर्थ क्या होता है अभी हम जस्ट आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, देखिए इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए यह गांव में संपन्न होने वाला यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। गांव में संपन्न होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन था? तो याद रखिएगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। आगे देखिए 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए इसमें अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। देखिए इसमें राष्ट्रीय योजना की भी स्थापना हुई थी जिसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहां पे पड़ता है? याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय योजना की इसमें स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना। अगला अधिवेशन आपके सामने 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसी वर्ष इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और इसी वर्ष इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी गठन किया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या है। देखिए वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। ठीक है, यानी 1938 और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1938 जो कि हरिपुरा अधिवेशन में जब ये अध्यक्ष बने थे तो इसमें ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, लेकिन वर्ष 1939 ईस्वी का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने पराजित करके कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखिएगा कि 1938 में पहली बार जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो ये निर्विरोध बने थे, लेकिन जब दूसरी बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो ये पट्टाभी सीतारमैया जिसका समर्थन, याद रखिएगा, जिनका समर्थन गांधी जी कर रहे थे, उनको पराजित करके ये दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में बने थे। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से इनका मतभेद हो गया सुभाष चंद्र बोस का और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष बने। 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहा था तभी सुभाष चंद्र बोस ने समय का फायदा उठाया और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता दिलाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अब है आपके सामने 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। देखिए इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। आप जानते हैं कि अबुल कलाम आजाद 1923 ईस्वी का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था ये विशेष अधिवेशन था, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा, यह सबसे युवा
अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सबसे अधिक समय तक, याद रखिएगा, ये सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ किया था। कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन था। देखिए, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये जरूर याद रखिएगा, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। अब देखिए, 1940 से लेके 1946 ईस्वी तक आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे यही रह गए थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रह गए थे, जिस कारण से ये सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति बने, ठीक है, आप याद रखिएगा। सबसे अधिक समय तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पे, अध्यक्ष के पद पे कैसे रहे? क्योंकि 1940 से 46 के बीच में कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे इस दौरान अगर पूछा जाए, मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा, आंख मूंद के आप आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1940 से 1946 ईस्वी तक यही अध्यक्ष के पद पे रहे थे। देखिए, 1946 ईस्वी में मेरठ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था, ठीक है। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं, और ये लास्ट अधिवेशन था 1948 का जो जयपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बी पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया था? बी पट्टाभी सीतारमैया चुने गए थे। ये जरूर याद रखिएगा कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है, जो कि 1948 के जयपुर अधिवेशन में चुने गए थे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 1799 वैकेंसी बिहार दरोगा का आया हुआ है। बिहार दरोगा का 1799 वैकेंसी है आपके सामने। आप जी जान लगा के मेहनत करिए, ठीक है। बिहार दरोगा है, बिहार सीजीएल है, ठीक है, बिहार का ढेर सारा वैकेंसी अभी आपके सामने है। एडीओ है, ठीक है, बीपीएससी टीचर है, ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम है आपके सामने आगे, ठीक है। तो बहुत सारे वैकेंसी अभी आपके सामने है, ठीक है। जी जान लगा दीजिए, करो या मरो, एकदम पूरा डू और डाई का कंडीशन लगा के आप मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।